Hello everyone. I hope you are doing good. You all are fine. So class हम इस वाली जो इमेज है इसमें हम देखेंगे कि ये बीच में बेली है। बेली कौन है? नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट। क्लास आपको याद है मैंने आपको बताया था नेशनल असेंबली में एक प्रोमिनेंट लीडर थे बहुत सारे जिनमें से दो के नाम बताए थे मीराबियो एंड एबेसियस। तो क्लास मीराबियो तो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और एबेसियस जो थे पृष्ठ थे। बट इनको इनके लाइक नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट के लिए एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो कि थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करना चाहिए। ओके एंड थर्ड स्टेट का ही पर्सन, ये जो पर्सन आप देख रहे हैं इधर, ये बेली है। ठीक है, जो कि नेशनल असेंबली के लोगों ने इलेक्ट करके इनको बनाया था प्रेसिडेंट। आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि बेली, ये पेंटिंग आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी है। इसमें आप नोटिस करेंगे कि जो बेली है ना, वो जहां फेस करके खड़े हैं वो उन लोगों के सामने फेस करके खड़े हैं जो कि लाइक थर्ड स्टेट के ज्यादा वेल्दी पीपल हैं। ओके यानी कि जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं एंड जो लाइक नेशनल असेंबली में अच्छा टैक्स, लाइक कंट्री के अंदर अच्छा टैक्स पे करते हैं, ये उन लोगों की तरफ फेस करके खड़े हैं। जबकि पीछे विमेन भी हैं, पुअर क्राउड भी है, नॉन प्रॉपर्टाइट भी हैं, उनकी तरफ फेस करके नहीं खड़े हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक तरफ तो नेशनल असेंबली इक्वालिटी की बात करती है, ओके, कि लाइक उसको इक्वालिटी मिलनी चाहिए फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में। लेकिन क्या नेशनल असेंबली खुद थर्ड स्टेट के लोगों में इक्वालिटी रखती थी? शायद नहीं, क्योंकि नेशनल असेंबली जो वेल्दी सेक्शन थे ये उनको ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी एंड जो पुअर सेक्शन थे उनको इतना कंसीडर नहीं करती थी। ओके, इसीलिए आप देखेंगे कि विमेन को फ्रांस के अंदर 1946 में राइट टू वोट मिला है। एंड काफी हद तक, काफी टाइम तक फ्रांस के अंदर सफरेज, सफरेज जब भी लाइक वैसे राइट टू वोट ही होता है, लेकिन सफरेज हम हमेशा जब भी किसी एक कम्युनिटी के राइट टू वोट की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं। और अगर हम सबके राइट टू वोट की बात करते हैं तो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज यूज करते हैं। ओके, तो फ्रांस के अंदर विमेन को राइट टू वोट के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है पॉलिटिकल राइट्स के लिए। एंड जो पुअर क्राउड था, एक टाइम ऐसा था जब रिच क्राउड इनको भी लाइक इतना कंसिडर नहीं करता था। बट धीरे धीरे रिच क्राउड को, नेशनल असेंबली के क्राउड को ये समझ में आ गया कि अगर हमें भाई अपने अधिकार जीतने हैं ना तो उसके लिए अपने को मास क्राउड चाहिए। एंड मास क्राउड के लिए हम लोगों को पुअर क्राउड को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है क्लास। और आप देखेंगे यहाँ पर एबेसियस जो कि लाइक पृष्ठ थे, इन्होंने एक पैम्फलेट भी डिजाइन किया था जिसमें लिखा था व्हाट इज थर्ड स्टेट। इन्होंने कुछ लाइक इन्होंने एक बहुत अच्छा पैम्फलेट बनाया था जिसमें लिखा था थर्ड, व्हाट इज थर्ड स्टेट। भाई थर्ड स्टेट है क्या? ठीक है, क्या थर्ड स्टेट हमारे स्लेव ही रहेंगे हमेशा, या उनको हम कभी इक्वालिटी का मौका दे पाएंगे? ओके एंड क्लास प्रीवियस हमने ये भी डिसाइड किया था, ये भी डिस्कस किया था कि लाइक किंग ने अप्रूवल दे दी थी नेशनल असेंबली के लोगों को कि भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं वो लोग। ओके एंड यहाँ पर 1789 अगस्त से डिसाइड हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, जनता खुद बनाएगी अपने लिए अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन। और लाइक ये बन के तैयार होता है 1791 में। पढ़ेंगे कि 1789 में जो लुई 16 ने नेशनल असेंबली को ये परमिशन दे दी थी कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, तो उन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और 1789 से बनाना स्टार्ट किया अगस्त से, और 1791 तक बनाकर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमारे सामने अब ये लाइक जो गवर्नमेंट आ चुकी है फ्रांस की, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। मतलब मोनार्क तो है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। अब ये मतलब इसका हाथ में सारी पावर नहीं है। ये अब वैसे काम करेगी जैसे जनता अपने संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बल पर, उसके दम पे कराना चाहती है। ओके सॉरी। तो लुई 16 अब काम करेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और फ्रांस की जो जनता है वो भी वैसे ही काम करेगी। उनके सबके अधिकार, सबकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अरेंज हो चुकी हैं। तो क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था फ्रांस का 1791 में, आइए देखते हैं जरा। क्लास सोसाइटी दो लाइक जो थर्ड स्टेट थे, थर्ड स्टेट में दो सेक्शन बट गए थे, एक एक्टिव सिटीजन, दूसरा पैसिव सिटीजन। तो क्लास एक्टिव सिटीजन की अगर बात करें तो उनका क्या क्राइटेरिया था? पहला क्राइटेरिया वो मेल होने चाहिए। ठीक है, मेल पर्सन को ही वोटिंग राइट मिलेंगे, फीमेल को नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, उनकी एज 25 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, वो कम से भी कम 3 दिन के जो उनकी वेजेस है उसके बराबर का टैक्स पे करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 30,000 अर्न करती हूँ तो मेरा 3 दिन का होगा 3,000, तो 3,000 बराबर मैं टैक्स पे करनी चाहिए। ओके, तो वो होगा एक्टिव सिटीजन और उसको मिलेगा राइट टू वोट। अब ये जो एक्टिव सिटीजन है ये राइट टू वोट करेंगे, और ये किसको वोट करेंगे? इलेक्टर्स को। इलेक्टर्स एक्चुअली वो इलेक्टोरल कॉलेज था जो कि आगे चल के वोट करेंगे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। ठीक है, तो नेशनल असेंबली टोटल 745 मेंबर्स थे जो कि इलेक्ट किए जाते थे बाय द इलेक्टर्स, जो कि 50,000 थे। एंड ये इलेक्टर्स इलेक्ट होते थे
बाय द एक्टिव सिटीजन, जो कि 4 मिलियन थे। एंड बाकी के जो पैसिव सिटीजन है इसमें विमेन, बच्चे और लाइक 25 से कम एज वाले मेल पर्सन, ये सब आते थे। और वो लोग आते थे जो अपना टैक्स पे नहीं करते हैं, ओके, वो पैसिव सिटीजन में काउंट किए जाते थे। तो ये तो बात होगी लेजिस्लेचर कैसे चुनी जाएगी, ठीक है, नेशनल असेंबली कैसे चुनी जाएगी। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कौन रहेगा। प्लस एग्जीक्यूटिव का मतलब है लाइक कौन उस कानून को पास करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। तो उसमें लाइक सबसे ऊपर है किंग, यानी लुइस दी 16 है, एंड मिनिस्टर्स थे, ठीक है। और लुइस दी 16 के पास वीटो पावर थी। क्लास वीटो पावर का क्या मतलब होता है? वीटो पावर का मतलब होता है राइट टू डिनाई। भाई अगर कोई भी कानून हम बना रहे हैं तो किसी पर्सन के पास अगर उस कानून को रोकने की ताकत है, पावर है, अधिकार है, तो वीटो पावर होती है। सपोज जैसे क्लास में बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मंडे को टेस्ट ना लेके ट्यूसडे को टेस्ट ले लो, और टीचर, क्योंकि वीटो पावर है टीचर के हाथ में, टीचर ने क्या बोला, मना कर दिया कि नहीं भाई टेस्ट तो मंडे को ही होगा, ट्यूसडे को टेस्ट नहीं होगा। तो किसी भी चीज का डिसीजन को अगर कोई डिनाई करने का हक रखता है, अधिकार रखता है, तो उसको वीटो पावर बोलते हैं, ओके। बेशक किंग के हाथ में वीटो पावर थी, लेकिन उस टाइम किंग की हिम्मत नहीं थी कि वो लेजिस्लेचर, नेशनल असेंबली या थर्ड स्टेट के लोगों को कुछ बोल सके। उसको अच्छे से पता था कि यहाँ पर जो पूरा थर्ड स्टेट का क्राउड है वो कितना डोमिनेंट हो चुका है, और ये वो भोला भाला क्राउड नहीं है। ये लाइक अगर बगावत करने पाए तो शायद हम जो रॉयल फैमिलीज हैं इन सबको कब का मार भी सकता है, ओके। तो अभी काम करेगा किंग अपने हिसाब से, प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा, लेकिन अभी उसको सही मौके का इंतजार करना है, ओके। नेशनल असेंबली लाइक जो लेजिस्लेचर बन चुकी है, इसका पूरा नजर थी, पूरी कंट्रोल था किसके ऊपर, किंग और मिनिस्टर के ऊपर, ओके। नाउ कम टू द जुडिशरी पार्ट। जुडिशरी एक्चुअली ये वो ऑर्गन था गवर्नमेंट का, जो कि लाइक काम करेगा कंट्री के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको सॉल्व करने का। एंड यस ऑफ कोर्स ये इलेक्टेड था बाय द सिटीजन। इसमें एक्टिव सिटीजन ही जुडिशरी को वोट करते थे, जिताते थे, एंड इसके अंदर किंग भी थे, कुछ मिनिस्टर्स भी थे, एंड जो थर्ड स्टेट के जो वेल्दी पीपल हैं वो भी इसके अंदर थे, ओके। सो क्लास आपने देखा 1791 का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कितना डिफरेंट हो गया था 1789 के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से, ओके। जबकि 1789 में पूरी पावर किसके हाथ में थी, मोनार्क के हाथ में। एकदम से फ्रांस की काया पलट हो गई 1791 आते आते। यस क्लास, जैसा कि हमको पता है कि हम लाइक जो हर कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक प्रियम्बल के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रियम्बल क्या होता है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल को देखकर हम ये ऊपर ऊपर से अंदाजा लगा लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि कंट्री की क्या फंडामेंटल वैल्यूज है, क्या पॉलिटिकल वैल्यूज है, ओके। फॉर एग्जांपल इंडिया का प्रियम्बल आप देखेंगे, आपको उसमें पता चल जाएगा कि इंडिया सेक्युलर कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, इक्वालिटी को फोकस करती है, लिबर्टी रखती है, फ्रैटर्निटी रखती है, राइट। तो ये सारी चीजें इंडिया के आप कंट्री के अंदर देख सकते हैं। उसी तरीके से हमारे सामने अभी लाइक ये जो आप मेरा पीपीटी का स्लाइड देख रहे हैं, इसमें फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 1791 में, उसका लाइक ये प्रियम्बल है, जो कि स्टार्ट होता है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन। आई एम रिपीटिंग, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन। यहाँ पे मैन के राइट की बात हो रही है, विमेन की अभी बात नहीं हो रही है, ठीक है। विमेन को राइट मिले थे 1946 में। और इन प्रियम्बल में ये साफ साफ मेंशन है कि देखो, हमें राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ये सब चीजें हमको मिलनी चाहिए, ये बाय बर्थ मिलनी चाहिए हमको। लाइक हमें ये लेने के लिए किंग की परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि किंग अगर हमें ये लाइक ये अधिकार अलॉट करेगा तो ही हमको मिलेंगे, सैंक्शन करेगा तो ही हमको मिलेंगे ना, ये बाय बर्थ हमको मिलने चाहिए। उल्टा किंग और स्टेट यानी कि जो भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन अधिकारों को, इन राइट्स को वो प्रोटेक्ट करे, ठीक है। किसी भी तरीके से लाइक ये राइट एक्सप्लॉइट ना होने पाए, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किंग, स्टेट या जो भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उसकी, ओके। सो लाइक ये बेसिक अधिकार है, ये हमको हर हाल में मिलने चाहिए। हियर वी हैव जीन पॉल मैरिट का एक इमेज है, एंड ये एक न्यूज़पेपर में भी इन्होंने लाइक अपना ओपिनियन दिया था। जो न्यू गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई फ्रांस के अंदर 1791 में, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क उसको लेकर इनका ये मानना था कि भाई जो अभी नई सरकार आई है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क आई है, जिसके अंदर थर्ड एस्टेट की जो वेल्दी पीपल हैं उनको जो वोटिंग, उनको जो लाइक जो पॉलिटिकल राइट मिले हैं, या किस तरीके से वो लोग पॉलिटिकली फ्रांस के अंदर इन्फ्लुएंस अपना दे रहे हैं, क्या ये सही है?
इनके कहने का मतलब था कि एक एक तरफ तो लाइक जो नेशनल असेंबली के लोग हैं वो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में वो इक्वालिटी दे रहे हैं या सच में वो इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं कंट्री के अंदर? क्योंकि आपको याद है क्लास, मैंने बेली की पेंटिंग आपको लाइक डिस्कस की थी, जिसमें बेली बेली जो कि लाइक थर्ड स्टेट के प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट, वो बीच में खड़े थे और उनका फेस किधर की साइड था? जो लोग वेल्दी पीपल हैं थर्ड स्टेट के, ठीक है? मेरा भी एबेसियस जो कि नोबल फैमिली से थे एंड लाइक जो एबेसियस थे पिस्ट थे, बट हाँ वो नेशनल असेंबली को सपोर्ट कर रहे थे। तो क्लास जो बैले खड़े थे अपना हैंड रेस करके, तो वहां पर वो सिर्फ रिच लोगों को लाइक एड्रेस कर रहे थे। उनके पीछे उनकी बैक साइड में बहुत सारे लाइक पैसिव सिटीजन थे, जैसे विमेन हो गए, या फिर लाइक ऐसे बहुत सारे पुअर पीपल, पुअर क्लास, जो कि लाइक जिनकी तरफ बैली का या नेशनल असेंबली का ध्यान था ही नहीं। ओके, तो क्लास में यहाँ पर इस पेंटिंग के जरिए जो लाइक जीन पॉल मैरिट यहाँ पे लाइक बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर उनका ये मतलब था कि जो नेशनल असेंबली थी वो बेशक इक्वालिटी की बात करती थी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में, लेकिन इक्वालिटी थर्ड स्टेट के अंदर वो नहीं रखती थी। उनकी नजर में वोटिंग राइट उनको मिलने चाहिए जो कि टैक्स पे करते हैं, जो कि अच्छे टैक्स पेयर हैं। जो लोग प्रॉपर टैक्स पे नहीं करते हैं या फिर जो भी लाइक जो पुअर क्लास है, उनकी तरफ नेशनल असेंबली इतना कंसर्न नहीं थी उनके वोटिंग राइट को लेकर। तो जीन पॉल मेरिट का ये मानना है कि यहाँ पर और कुछ भी नहीं बदला है, बस पहले नोबल कैटेगरी और जो क्लर्जीज थे वो रूल करते थे थर्ड स्टेट के ऊपर, अब जो थर्ड स्टेट के जो पीजेंट लोग हैं, इन पे अब थर्ड स्टेट के ही वेल्दी लोग रूल करते हैं। तो सिर्फ रूल जो लाइक रूलर है वो चेंज हुए हैं, बाकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कोई खास चेंजेस नहीं आया है। ऐसा मानना था जीन पॉल मैरिट का, ठीक है? इनका ये मानना था कि जो पुअर क्लास है, अभी भी उनके इम्प्रूवमेंट में बहुत टाइम है, बहुत देर है। अभी भी जो पॉलिटिकल राइट उनको मिलने चाहिए, वो पॉलिटिकल राइट उनको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? सिर्फ थर्ड स्टेट में जो वेल्दी सेक्शन है, उन्हीं को पॉलिटिकल राइट दिए जा रहे हैं, उन्हीं को पॉलिटिकल राइट मिल रहे हैं। ओके, सो क्लास, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी 1791 में जो लाइक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था बाय द नेशनल असेंबली, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल था उसमें कुछ सिंबल आप लोगों ने देखे थे, राइट? सो उन्हीं सिंबल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि लाइक कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे उस टाइम के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से। तो क्लास फर्स्ट हमारे पास है ब्रोकन चेन, जो कि ये बताती है कि अब हम लोग क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। मैंने आपको बोला था ना, थर्ड स्टेट पहले क्या होती थी, स्लेव होती थी, अब वो क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से फ्री हो चुकी है। सेकंड है बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फैसिस। इसका मतलब आप अगर एक रहोगे, अगर सिंगल लाइक सिंगल स्टिक रहेगी तो उसको तोड़ना, ब्रेक करना बहुत आसान होता है। बट वहीं पर अगर वो सारी स्टिक एक बंडल में बन जाए, ठीक है, तो यूनाइट हो जाएंगी, ऐसे में उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ओके क्लास, थर्ड है हमारे पास द आई विद इन अ ट्राइंगल। इसका मतलब है कि यहाँ पे बात की जा रही है आई, आई ऑफ अवेयरनेस। क्लास, जब हम अवेयर होंगे, ठीक है, तो जो हमारी कंट्री के अंदर लाइक बुरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चल रहा है या बुरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो हम उसको बदलने का कोशिश करेंगे, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास यहाँ पे जो आई ऑफ नॉलेज है वो एक्चुअली सनलाइट की तरह काम करती है। सनलाइट कैसे भाई? जैसे अपना जो बुरा लाइक जो पॉलिटिकल अभी गवर्नमेंट चल रही है वो एक अंधेरी की तरह है। उस अंधेरे को खत्म करने के लिए हमें नॉलेज का उजाला चाहिए, ठीक है? नॉलेज की एक सनलाइट चाहिए, ठीक है? यहाँ पे नॉलेज को सनलाइट बोला गया है। तो इसीलिए अगर हम लाइक जो यहाँ पे आय है वो आय ऑफ नॉलेज है। अगर हमारे पास, हम लोग हर चीज को नॉलेज के विजन से देखेंगे, तो हमारी कंट्री के अंदर अच्छे से अच्छी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए, अच्छे से अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसके लिए हमें अवेयर होना और नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास जहाँ पे जितना सिटीजन अवेयर होता है ना, उतनी अच्छी सरकार सामने बनकर आती है। नेक्स्ट स्कैप्चर। स्कैप्चर एक्चुअली रॉयल सिंबल का फॉर्म है, रॉयल सिंबल है, क्योंकि ये जो टाइप का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, इसके अंदर मोनार्क का भी काम था एज अ एग्जीक्यूटिव। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। क्लास, ये शो करता है टाइम को, मतलब टाइम कभी नहीं रुकता, टाइम इटर्नल है, वो हमेशा रहेगा, एंड तक रहेगा, वो चलता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे सांप ना अपने टेल को खा रहा है, वो दोबारा रीग्रो होगा। मतलब टाइम, समय जो होता है ना, समय हमेशा चलता रहता है, काल चक्र हमेशा चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। और हमें हमेशा इसमें लाइक जो टाइम टू टाइम जो परिवर्तन, जो चेंजेस होते जाते हैं ना, हमें उन चेंजेस के हिसाब से खुद को भी चेंज करना पड़ता है।
ठीक है। अब इसमें फ्रांस से कैसे रिलेट कर रहे हैं? देखो क्लास, अब तक ओल्ड रिजीम के हिसाब से मोनार्क चलता था, मोनार्क एब्सोल्यूट मोनार्क चलता था। लेकिन अब जो आने वाला टाइम है उसके हिसाब से जो सिटीजन है उनको लगता है कि उन्हें भी कुछ पावर मिलनी चाहिए। तो जरूरी थोड़ी है कि अब तक जो सरकार चलती आ रही हो आगे भी उसी टाइप का लाइक गवर्नमेंट सिस्टम चले, उसको चेंज भी किया जा सकता है एज पर दी नीड एंड रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पर लोग उसी टाइप से सरकार को बदलने की डिमांड कर रहे हैं। और वैसे भी बहुत फेमस कहावत है, परिवर्तन प्रकृति, लाइक प्रकृति का नियम है परिवर्तन। नेचर हमेशा चेंजेस लाता है और चेंजेस की डिमांड रहती है नेचर के अंदर। हमें भी सॉरी, हमें भी अपना आप को टाइम के साथ साथ बदलना चाहिए। अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये टाइम हमको ऐसे ही खा जाएगा जैसे ये सांप अपनी टेल को खा रहा है। नेक्स्ट है रेड फ्रीजियन कैप। क्लास, ये जो फ्रीजियन कैप है ना, एक्चुअली ये तब पहनी गई थी, फ्रांस के लोगों ने तब पहनी थी जब वो लोग फ्री हो गए थे, स्लेव नहीं रहे थे, फ्री हो चुके थे। एंड क्लास वन मोर थिंग, ये सिर्फ मेल पर्सन ने पहनी थी, फीमेल ने नहीं पहनी थी, क्योंकि फीमेल को तो एक पॉलिटिकल राइट बहुत बाद में मिले हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ 1946 में। विंग्ड वीमेन का एक्चुअली मतलब है यहाँ पर लाइक लॉ को बोला जा रहा है, एक पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन मतलब जब भी हम अपने आइडियाज को, अपने सोच को जब हम इंसानी रूप दे देते हैं, उसको पर्सोनिफाइड कर देते हैं, तो उसको एक पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो लॉ है उसको लाइक विंग्ड वीमेन के नाम से दिखाया जा रहा है। लाइक विंग वीमेन का मतलब अब उसके पंख लग गए हैं एंड अब वो कैद में नहीं है, ठीक है, एक पिंजरे के अंदर एक बंद चिड़िया नहीं है, अब वो विंग है, वो ओपन है, वो फ्री है, आजाद है वो, ठीक है। यानी कानून अब सिर्फ राजा का मोहताज नहीं रहा है, अब सिर्फ मोनार्क के लुई 16 का मोहताज नहीं है, कानून अब जनता बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन अब जनता ने बनाया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लॉ टैबलेट। लॉ टैबलेट का मतलब इक्वालिटी, यानी कि एक तरफ लाइक जो कानून बने गए हैं वही दूसरी साइड मिरर का रिफ्लेक्शन उसमें एज इट इज दिखेगा, मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये लॉ टैबलेट इट इज ऑल्सो नोन एज द मिरर टैब। ओके गाइस, सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर लगी है तो जल्दी से लाइक कर दो, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 5, जिसमें आप देखेंगे कि फ्रांस कैसे रिपब्लिक बना, ठीक है।